आवाज की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे दिलीप कुमार साहब के बारे में। दिलीप कुमार साहब जिन्हें किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है। यह कहा जाता है कि दिलीप कुमार साहब जब पर्दे पर आते थे तो हसीनाओं का दिल चुरा लेते थे। कौन सी हसीनाएं? वो हसीनाएं जो उनकी फिल्मों को देखा करती थी। और इसी तर्ज पर उनकी असल जिंदगी यानी रियल लाइफ में भी कई हसीनाएं आई। ऐसा नहीं था कि दिलीप कुमार साहब की सिर्फ एक ही हसीना थी जिनका नाम सायरा बानो हुआ करता था और उन्हीं से उन्होंने शादी की और अंत तक उन्हीं के साथ रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दिलीप कुमार साहब का जिक्र जब भी आता है तो सदियां भी कम होती हैं उनके लिए। अपनी अदायगी, अपनी अदाकारी जो कि एक खास किस्म की हुआ करती थी, उससे हर किसी का दिल जीतने में माहिर दिलीप कुमार साहब असल जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच पांच हसीनाओं के इश्क में गिरफ्तार हुए। आपको बता दें कि सबसे पहले इनका नाम जुड़ा था कामिनी कौशल के साथ। दिलीप कुमार की लव लाइफ मधुबाला के साथ में भी जुड़ी और मधुबाला का जिक्र इसमें ना हो तो यह मुनासिब नहीं होगा। हालांकि दिलीप कुमार का पहला प्यार मधुबाला नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया। दिलीप कुमार के दिल पर राज करने वाली सबसे पहली हसीना जो कि फिल्म इंडस्ट्री में उस समय का बहुत बड़ा एक चर्चित नाम हुआ करती थी, वे थी कामिनी कौशल। तो सबसे पहली हसीना थी कामिनी कौशल जो दिलीप कुमार साहब की जिंदगी में पहली बार आई। यह साल था सन 1948 का और फिल्म थी शहीद। तो फिल्म शहीद के सेट पर इन दोनों की निगाहें एक दूसरे से दो चार हुई और यह बताया जाता है कि इनकी शादी हो चुकी होती, लेकिन इस रिश्ते से दोनों के परिवार बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिसके चलते फिर इन्होंने एक दूसरे से दूरियां बना ली और बमुश्किल एक या दो फिल्में ही ऐसी हैं जो कामिनी कौशल के साथ में दिलीप कुमार ने बने। कामिनी कौशल के बाद में दिलीप कुमार की जिंदगी में एंट्री होती है एक्ट्रेस मधुबाला की। और मेरे ख्याल में मधुबाला का नाम सुंदरता और मतलब होते ना कि भाई दैवीय अगर एक सुंदरता की बात करें तो वो मधुबाला की बात तो होगी ही होगी। तो मधुबाला, आपको मैं क्या कहूं, जब मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करता हूं ना तो मेरे शब्द लड़खड़ा जाते हैं। मधुबाला के बारे में आपको मैं क्या कहूंगा वो आप समझ सकते हैं। अब तो आपके पास में गूगल और ये सारी चीजें, आप ये देख सकते हैं मधुबाला कौन है, कौन हो सकती थी, क्या थी। ये आप मेरी दृष्टि से ना देखें, आप वैसे आप सर्च करेंगे ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, वो मानते हैं, उनसे ऊपर कुछ नहीं हो सकता था। तो इन दोनों की फिल्में यानी दिलीप कुमार साहब और मधुबाला की फिल्में इस तरह की हुआ करती थी कि जब भी कभी किसी फिल्म में आए तो साफ मालूम चलता था कि इनमें इश्क पनप रहा है। अपने कैरेक्टर्स को इस कदर डूब करके ये लोग काम करते थे दिलीप कुमार साहब और मधुबाला कि वो जग जाहिर बात हो चुकी थी। इन दोनों का प्यार जो था, एक फिल्म बन रही थी तराना, उस के इर्द गिर्द, उस फिल्म के इर्द गिर्द इनके प्यार की कहानी, सच्चे प्यार की, सच्ची जिंदगी की कहानी बुनी गई। इसके बाद इन दोनों की जोड़ी बी.आर. चोपड़ा की एक फिल्म नया दौर बनने वाली थी, लेकिन
मधुबाला के पिता ने सेट बदलने की मांग कर डाली, क्योंकि उस समय आप देखिए कि मदर फादर का इंटरेंस और उनका जो इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो मधुबाला के जो पिता थे उन्होंने डिमांड की कि साहब फिल्म का एक सेट बदल लें। अब मामला इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये बात कोर्ट में चली गई, क्योंकि मधुबाला के पिता ने यह दबाव बनाया बी आर चोपड़ा पर कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मधुबाला आपकी फिल्म में काम नहीं करेंगी, जबकि इस फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी की जा चुकी थी, बहुत सारे सीन्स शूट कर लिए गए थे मधुबाला के साथ में। लेकिन अब क्या हुआ, पिता अड़ गए और उधर बी आर चोपड़ा को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। तो बी आर चोपड़ा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और बी आर चोपड़ा वैसे खुद भी कानून से जुड़े हुए इंसान थे, वो लॉ ग्रेजुएट थे, उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, वकालत किए हुए थे वो। अब इस मामले में मधुबाला ने दिलीप कुमार से अपने पिता से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन यह लड़ाई फिर ईगो की लड़ाई में बदल गई। दिलीप कुमार ने, बताया जाता है कि उस समय भरी अदालत में, और वो कोई अदालत फिल्मी अदालत नहीं थी, सच्ची अदालत में, असली अदालत में मधुबाला से अपने मोहब्बत का इजहार, यानी इस बात को कबूला था कि मैं और मधुबाला एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन उनके पिताजी की जो नाराजगी थी वो इसी वजह से पूरी जिंदगी बरकरार रही और यह रिश्ता भी परवान नहीं चढ़ पाया। बहरहाल मधुबाला जब दिलीप कुमार साहब की जिंदगी से चली गई तो दिलीप कुमार साहब बहुत बुरी तरीके से टूट चुके थे, ये मैंने आपको बताया होगा। बहरहाल उसके बाद में आई वैजंती माला। दिलीप कुमार का नाम वैजंती माला से भी जोड़ा जाता है। दोनों ही कलाकारों ने इश्क की अपनी निजी बात को सरेआम कभी भी कबूल नहीं किया, लेकिन उनके बीच बढ़ती हुई नजदीकियां, उनकी मोहब्बत की दास्तान सभी को बता रही थी, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इस चीज को जानता या समझता नहीं था उस दौर में। इन दोनों कलाकारों ने एक साथ करीब 6 फिल्मों में काम किया, और आपको अगर ये चीजें जाननी हो तो आप कभी उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखिए किसी भी कलाकार की, तो आपको मालूम चल जाएगा कि उनके बीच में वास्तविक जिंदगी में क्या रहा होगा। बहरहाल वैजंती माला के साथ में भी ये चीज ज्यादा चल नहीं पाई। अब उनकी जिंदगी में एंट्री होती है सायरा बानू की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मधुबाला से रिश्ता टूटने के बाद में कुछ समय तक वैजंती माला के साथ में दिलीप कुमार साहब का नाम भी जुड़ा, और इस समय तक दिलीप कुमार बहुत ज्यादा टूट गए थे। इसके बाद बहुत समय तक दिलीप कुमार साहब ने इन सब चीजों से तौबा कर ली और किसी भी हसीना को, किसी भी लड़की को अपनी निजी जिंदगी में घुसने नहीं दिया, एक कदम भी रखने नहीं दिया। अपनी निजी जिंदगी को किसी के सामने जाहिर नहीं करते थे। मगर इस बर्फ को तोड़ा सायरा बानू ने, और इस शिद्दत से सायरा बानू ने दिलीप कुमार साहब को प्रेम किया कि दिलीप कुमार साहब का दिल पिघल गया। और जब दिलीप कुमार साहब 44 साल के थे तब सायरा बानू महज 22 साल की हुआ करती थी। हालांकि सायरा बानू और दिलीप कुमार का साथ सारी जिंदगी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एक खबर आई थी जो कि एक पाकिस्तानी लड़की से जुड़ी हुई थी, और यह बताया जाता है कि उस पाकिस्तानी लड़की के साथ दिलीप कुमार साहब ने बाकायदा निकाह किया था। सायरा बानू और दिलीप कुमार की मोहब्बत की मिसाल आज भी दी जाती है, लेकिन उनके इस रिश्ते के बाद भी कई सालों बाद दिलीप कुमार ने एक ऐसा कदम भी उठाया था जिसने हर किसी को
हैरान कर गया था। दरअसल दिलीप कुमार ने सन 1982 यानी 1982 में एक पाकिस्तानी महिला अस्मा से शादी की थी। इस खबर ने फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। हालांकि यह शादी ज्यादा वक्त तक नहीं टिक सकी और निकाह के 2 साल के बाद में ही उन दोनों के बीच तलाक भी हो गया था। देखिए साहब, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपता। तो इसी बात का अंदाजा या इसी बात का पता एक घटना हुई थी जो कि जुड़ी हुई है फिल्म दुनिया, जो कि बनी थी 1984 में, 1984 में। तो जब उस फिल्म का एक सेट, मतलब पूरी शूटिंग वूटिंग हो रही थी और उसमें सभी कलाकार आए हुए थे, उसके जितने भी स्टार कास्ट हैं, दिलीप कुमार साहब, प्राण साहब, अशोक कुमार साहब, अमरीश पुरी साहब, प्रेम चोपड़ा साहब, अमृता सिंह, तो ये सारे लोग थे। ऋषि कपूर साहब भी थे उस फिल्म के जो हीरो थे। तो एक सीन को करना था जिसमें सारे लोग थे, वो गाने की एक सिचुएशन बनाई गई थी और दिलीप कुमार साहब खुद मेथड एक्टिंग के एक, जिसको बोलते हैं कि खुद एक फादर रहे हुए हैं। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर देखें, दिलीप कुमार साहब ने कभी कोई एक्टिंग की तालीम नहीं ली, लेकिन फिर भी वो मेथड एक्टिंग के जो माहिर दिलीप कुमार साहब है, इतनी महारत किसी के पास में भी नहीं। तो वो एक नाटकीय संवाद को कहने के लिए पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से सेट पर अशोक कुमार साहब हाजिर होते हैं और उन्होंने बोला, यूसुफ, यानी दिलीप कुमार साहब का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान। तो अशोक कुमार साहब ने उनको कभी दिलीप नहीं बोला, क्योंकि वो तो स्क्रीन नाम था, वो तो हम सब के लिए है। तो यूसुफ से ही, यूसुफ नाम से ही अशोक कुमार साहब बोलते थे, उन्हें पुकारते थे। तो उन्होंने कहा, यूसुफ तुम मुझे ये बताओ कि हमसे तो एक बीवी संभाली नहीं जाती, तुम कैसे कैसे दो दो बीवियों को संभालते हो। अब आप ये देखिए, ये सवाल किसने किया था? ये अशोक कुमार साहब ने किया था। क्या ये सवाल करने की किसी और की हिमाकत हो सकती थी? लेकिन वो सिर्फ अशोक कुमार साहब ही थे कि जो दिलीप कुमार साहब को कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी, और वो बच भी जाते थे। यानी इन दोनों के बीच में इतनी जबरदस्त मित्रता थी, अशोक कुमार साहब और दिलीप कुमार साहब के बीच में, कि उन्होंने ये जो बात कही ना, ये सबके सामने बोली थी और इस चीज को वहां खड़ा हुआ हर इंसान सुन रहा था। प्राण साहब सुन रहे थे, अशोक कुमार जी सुन रहे थे, अमरीश पुरी साहब सुन रहे थे, प्रेम चोपड़ा साहब सुन रहे थे, अमृता सिंह सुन रही थी और ऋषि कपूर खुद सुन रहे थे। तो उन्होंने ये जब चीज बोली तो दिलीप कुमार साहब पूरी तरह से शांत हुए और शांति के साथ उन्हें बोला, अशोक भैया मुझे यह सीन करने दो और फिर हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। बस दिलीप कुमार साहब ने ये चीज बोली और उसके बाद में उन्होंने ये रिटेक दिया। अच्छा सा एक गाना था, उसकी फिल्म हालांकि चली नहीं थी, बॉक्स ऑफिस पर पिटी थी, लेकिन बहुत अच्छी इसकी स्टोरी थी। और कई बार अच्छी अच्छी फिल्में भी चली जाती हैं, कई बार किस्मत की बात भी हम लोग समझते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बहरहाल ये मैंने आपको आज एक बात बताई या आपको उस चीज से अवगत कराया कि दिलीप कुमार साहब का ऐसा नहीं था कि सिर्फ संबंध सायरा बानो के साथ में रहा, उनका नाम 5-6 लोगों के साथ में जोड़ा गया और शादी होने के बाद में भी, यानी सायरा बानो के साथ में निकाह होने के बाद में भी, ये जो मैंने बात बताई अंतिम बात जो आसमा वाली, ये 1982, 83, 84 उस समय के बीच की बात है। तो ये जो किस्से हैं, ये फलसफे हैं, ये जरूरी नहीं है कि मतलब राजेश खन्ना के साथ में इन सब चीजों का वास्ता रहा या अमिताभ बच्चन साहब के साथ में इन सब चीजों का वास्ता रहा। ये लाइमलाइट की दुनिया थी साहब, और यहाँ ग्लैमर और ये सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल होती हैं और मल्टीफेरियसली अवेलेबल होती हैं सारी चीजें। तो फिल्म कलाकार चाहे कितने ही बड़े महान हो, लेकिन होते तो अंत में इंसान ही है, और इंसान का इन सब चीजों में आना
स्वाभाविक है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा, दिलीप कुमार साहब ने जब भी कोई काम किया उसको पुख्ता तौर पे किया। अस्मा से उनकी शादी हुई, निकाह हुआ, हालांकि फिर ये एक अलग बात थी कि वो निकाह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और महज 2 साल के बाद में उनका तलाक भी हो गया। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली अपनी वीडियो में, अपनी पेशकश में आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर होता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम, और प्लीज बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। कल मिलते हैं, अभी तो चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।